अरे भाई जल्दी करो, अगर 10 मिनट में मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो एंट्री नहीं मिलेगी। हड़बड़ाया हुआ सा मैं टैक्सी ड्राइवर से बोला। 4 महीने पहले सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो 2 घंटे लेट था। जाते ही पियोन ने बोला, आपको बड़े साहब ने केबिन में बुलाया है। उफ, लगता है फिर लेट आने के लिए सुनाएंगे। सोचते हुए मैंने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। मै आई कम इन सर? ओ यस, कम इन उत्कर्ष, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। बहुत अच्छे मूड में बॉस ने कहा। गुड न्यूज़? क्या बात है, आज मोगेम्बो बड़ा खुश लग रहा है। मैंने मन ही मन सोचा, हम अपने बॉस को मोगेम्बो बोलते थे पीठ पीछे। फिर बॉस ने आगे कहा, तुम्हें दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में स्वीडन जाना होगा। हमारे नए क्लाइंट्स चाहते हैं कि तुम जाकर कुछ दिन उनके साथ ही काम करो और उनका सारा सिस्टम समझ लो, ताकि तुम्हें काम करने में कोई परेशानी ना हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जाने में? नो सर, इट विल बी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर माई कैरियर, मैंने उत्सुकतावश कहा। दैट्स ग्रेट माई बॉय, बॉस ने कहा और मैं केबिन से बाहर आ गया। पहली ऑन साइट अपॉर्चुनिटी और वो भी स्वीडन। वाओ, भला कौन वहाँ जाना नहीं चाहेगा। मन ही मन खुश होते हुए मैं अपने काम में लग गया। फिर स्वीडन वाली कंपनी ने मेरे वीज़ा की कार्यवाही शुरू कर दी। सारी औपचारिकताओं के बाद अंततः मेरा वीज़ा आ ही गया। देखते देखते मेरे जाने का दिन भी आ गया और अब मैं टैक्सी में बैठा ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कह रहा था। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देरी हो रही थी। एंट्री करने में कुछ ही पल बाकी थे कि ड्राइवर ने गाड़ी एयरपोर्ट पर लगा दी। मैंने टैक्सी को पे किया और लगभग भागते हुए एंट्रेंस गेट तक पहुंचा। टिकट और पासपोर्ट चेक करने के बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझे अंदर जाने दिया। लगेज सबमिट करवाते वक्त टिकट काउंटर पर बैठी महिला कर्मचारी ने मुझसे पूछा, एनी सीट प्रेफरेंस सर? ओ यस, गिव मी विंडो सीट प्लीज़। श्योर सर। और उसने मुझे विंडो सीट अलॉट कर दी। सारे सिक्योरिटी चेक से होते हुए मैं 45 मिनट बाद बोर्डिंग गेट पर था। बोर्डिंग शुरू होने में वक्त था, पर यह वक्त काटना मुझसे मुश्किल हो रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार फ़्लाइट ले रहा था। डोमेस्टिक फ़्लाइट से तो मैं कई बार उड़ चुका था, पर इंटरनेशनल फ़्लाइट पहली बार ले रहा था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। वक्त काटने के लिए मैं कैफेटेरिया में चला गया। वैसे भी ठंड का वक्त था तो कॉफ़ी पीना तो बनता था। मैंने एक कॉफ़ी ली और खाली जगह की तलाश में नज़र इधर उधर दौड़ाने लगा। अभी मैं सीट की खोज कर ही रहा था कि मेरी नज़र एक टेबल पर पड़ी। एक लड़की अकेली बैठी थी और उसके सामने की चेयर खाली थी। मैंने जाकर लड़की से पूछा, मैं आई सिट हेयर? वैसे शायद मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी और सामने कोई लड़का होता तो शायद मैं नहीं पूछता, पर क्योंकि लड़की थी तो मैनर्स दिखाते हुए मैंने पूछा। नो, लड़की ने एकदम रूडली मना कर दिया। हाउ रूड, मैं मुंह बनाते हुए बुदबुदाया कि वो बोली, एक्चुअली समवन इज़ ऑलरेडी सीटेड हेयर। मैं बिना कुछ कहे मुड़ा ही था कि सामने से 2 कॉफ़ी लिए एक लड़की आ गई और चहकते हुए बोली, है हाय हैंडसम। हाय, उसने इतनी बेतकल्लुफ़ी से कहा कि एक पल को मैं सोच में पड़ गया। क्या ये मुझे जानती है? है व्हाट हैपेंड, लुकिंग फॉर ए सीट? यू कैन सिट हियर बट यू, मेरा मतलब आप खड़ी रहें और मैं बैठ जाऊं? इट्स नॉट। अभी मैं कुछ कह ही रहा था कि वो बीच में ही बोल पड़ी, ओ कम ऑन, और तभी एक चेयर खाली हुई और उसने झट से वो बैठने के लिए खींच ली। अब आप बैठ जाइए, इससे पहले कोई और चेयर पुल करे, और हंस पड़ी। हंसते हुए मैं भी बैठ गया। अब तक वो लड़की जो पहले से वहाँ बैठी थी ये सारी बातें चुपचाप बैठी सुन रही थी। मेरा वहाँ बैठना शायद उसे अच्छा नहीं लगा। हाय, आई एम सुपर्णा, कॉफ़ी लाने वाली लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय, आई एम उत्कर्ष, मैंने पढ़ती उत्तर दिया। एंड शी इज़ माई फ्रेंड इंदू, सुपर्णा ने दूसरी लड़की का परिचय दिया। हाय इंदू, मैंने कहा। नो, इट्स इंद्रानी, उसने तपाक से कहा। ओके इंद्रानी, मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। क्या एटीट्यूड है, मैं मन ही मन सोच रहा था। तो सुपर्णा, यू आर फ्रॉम दिल्ली ओनली एंड यू कैन कॉल मी सेपी। ओके सेपी, और ये भी, मैंने इंदू की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ ये भी, ये ऐसी ही है क्या नक्चड़ी? मैंने धीरे से फुसफुसाकर सुपर्णा से पूछा। मेरी बात सुनकर वो हंस दी, पर इंदू ने भी सुन लिया। उसने घूरकर मुझे देखा। सेपी, बोर्डिंग का टाइम हो रहा है, लेट्स गो, इंदू उठते हुए बोली। है नाइस मीटिंग कर्ष, बाय, सेपी भी उठते हुए बोली। मी टू, बाय, मैंने कहा। फिर वो चली गई। मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और मैं भी उठ गया। मैं गेट पर पहुंचा तो बोर्डिंग के लिए लाइन लग चुकी थी। लाइन लंबी थी तो मैं आराम से बैठ गया। मैंने देखा वो दोनों लाइन में सबसे आगे थी।
मैं फ़्लाइट में सबसे लास्ट में पहुंचा। मैंने देखा वो दोनों मेरी ही साथ वाली सीट पर थी और मेरी विंडो सीट खाली थी। है हाय, मैंने लगभग चौंकते हुए कहा। उन्हें देखकर मैं हैरान था और खुश भी। हाय, वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर, वाओ। सेपी भी उत्सुकता से बोली। फिर मैं अपना हैंड बैगेज कैबिनेट में रख अपनी सीट की तरफ बढ़ा। तभी इंदु बोली, क्या मैं आपकी विंडो सीट पर बैठ सकती हूँ? क्या बात है, बड़ा मीठा मीठा बोल रही है। ऐसा सोचते हुए मैंने कहा, जी जी हाँ, आप बैठ सकती हैं। और वो मिडिल सीट से विंडो सीट पर शिफ्ट हो गई। फिर मैंने सेपी को भी शिफ्ट होने का इशारा किया, पर उसने इशारे से मुझे मिडिल सीट पर बैठने को कहा और मैं बैठ गया। अब मैं उन दोनों लड़कियों के बीच में बैठा था और मुझे वो कहावत याद आ रही थी, गोपियों के बीच कन्हैया। अपनी सोच पर मुझे हंसी आ गई। कुछ ही देर में फ्लाइट रनवे पर भागने लगी। जैसे ही फ्लाइट ने स्पीड पकड़ी, इंदु ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। उसने हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि उसके नाखून मेरे हाथ पर चुभ गए और मेरे मुंह से निकला, आउच। इतनी देर में फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। मैंने इंदु को मुंह बनाते हुए घूर कर देखा, फिर उसके हाथ को जिसने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और कहा, हम उड़ चुके हैं, आप मेरा हाथ छोड़ सकती हैं। सक पकाकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फ्लाइट टेक ऑफ होने से कुछ देर बाद ही इंदु नींद के झटके लेने लगी। नींद में उसकी गर्दन झूलती और उसका सिर मेरे कंधे पर आ टिकता। वो तुरंत ही उसे हटा लेती। 2-3 बार, मसलन जब तक वो अर्ध निंद्रा में थी तब तक तो उसने खुद को संभाला। फिर उसे खुद ही नहीं पता चला कि कब वो गहरी नींद के आगोश में समा गई और कब मेरा कंधा उसके सिर का सहारा बन गया। इधर मैं और सुपर्णा अपनी बातों में मशगूल थे। तुम क्यों जा रहे हो स्टॉकहोल्म? सुपर्णा ने पूछा। कंपनी भेज रही है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। और आप? मैं तो घूमने फिरने, मेरे फादर के कजिन हैं वहाँ। और ये मैडम? मैंने आंखों से इंदु की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जो बेखबर सी मेरे कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रही थी। हालांकि वो इस वक्त मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। मैं बार बार अपना कंधा उचकाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो हट जाए, पर वो गहरी नींद में थी, सो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसे भी कंपनी ही भेज रही है, आई थिंक, शायद किसी प्रोजेक्ट के लिए ही। ओह ग्रेट, वैसे इसे देखकर लगता नहीं। मैंने मजाक में कहा। यूं ही बात करते करते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और लैंडिंग का वक्त आ गया। फ्लाइट लैंड करने से पहले एयर होस्टेस ने घोषणा की तो इंदी की नींद टूटी। गुड मॉर्निंग मैम, मैंने व्यंग्य से कहा। मेरे कंधे पर सिर टिकाए हुए ही उसने उनींदी सी आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग, पर बोलते बोलते रुक गई और अपना सिर उठाकर मेरी तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा और फिर ऊपर नीचे देखा। शायद अचानक उसे याद आया कि वो फ्लाइट में है। ओह, मैं सो गई थी, शायद थोड़ी देर के लिए। वो कुछ सक पकाती, कुछ नज़रें चुराती सी बोली, पूरे 2 घंटे सोई हैं आप मेरे कंधे को तकिया समझकर। मैंने थोड़ा रूडली कहा, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। वो ऐसे बोली जैसे कितनी बड़ी गलती हो गई उससे। इट्स ओके। अब की बार मैंने रूड हुए बिना कहा और वो धीरे से मुस्कुरा दी। बड़ी प्यारी थी उसकी मुस्कान। ये पहली बार था जब मैंने उसकी तरफ गौर किया था। फ्लाइट लैंड होने लगी तो इंदु का हाथ फिर से मेरे हाथ की ओर बढ़ रहा था कि मैंने बीच वाले आर्मरेट्स को नीचे कर दिया। इंदु ने मेरी ओर देखा और मेरी हथकड़ पर मुस्कुराकर उसने आर्मरेस्ट पकड़ लिया। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। जैसे ही फ्लाइट ने धरती को छुआ, एक झटका लगा और इंदु के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। एक डर उसके चेहरे पर उभर आया। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए सुपर्णा से पूछा, क्या क्या है ये? अब क्या करें, थोड़ी सी पागल है, सुपर्णा ने हंसते हुए कहा। पूरी पागल है, मैंने पलटकर हंसते हुए कहा। झल्ली कहीं की, मैं बुदबुदाया। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मन कर रहा था बस वो ऐसे ही रहे और मैं उसे देखता रहूं। ये बस एक ख्याल था जो झटके से आया और उतनी ही तेज़ी से चला गया। इतनी देर में फ़्लाइट धीमी हो गई और इंदु ने अपनी आंखें खोल ली। मैंने भी अपनी नज़र उस पर से हटा ली। ये सब कुछ ही पलों में घटित हो चुका था। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और अब हम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके थे। दुबई इंटरनेशनल पर लैंड होने के बाद फ़्लाइट से हम सब साथ में ही बाहर आए। एयरपोर्ट पर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और वो दोनों सिक्योरिटी चेक्स की तरफ। बाहर आया तो हम अलग हो चुके थे। मैं भी सिक्योरिटी चेक्स से होता हुआ बोर्डिंग गेट तक पहुंचा। यहाँ से फ़्लाइट में अभी भी काफ़ी वक्त बाकी था। मेरी नज़रें उन दोनों को ही ढूंढ रही थी। शायद कॉफ़ी शॉप में होंगी, सोचते हुए मैं कैफ़े में गया।
इधर उधर नज़र घुमाई पर वो मुझे नहीं दिखी। अलबत्ता मुझे भूख सी महसूस हो रही थी, तो मैं एक कॉफ़ी और सैंडविच लेकर एक खाली चेयर पर बैठ गया और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद वो दोनों वहाँ आए। कॉफ़ी ख़त्म हो गई लेकिन वो नहीं आई। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मैं भी कैफ़े से बाहर आ गया। बोर्डिंग में अभी भी वक्त था। मैं बस एयरपोर्ट पर शॉप्स एक्सप्लोर करने लगा। आखिर वक्त भी तो काटना था। एक तो मैं अकेला और उस पर ये एयरपोर्ट का बोरिंग वेटिंग टाइम, और मेरी नज़रें वो अभी भी उन दोनों को ढूंढ रही थी, या शायद सिर्फ इंदु को। मैं खुद से ही सवाल पूछ रहा था और अपने अंतर्मन में जवाब ढूंढ रहा था। अंततः ये वक्त बीता और मैं बोर्डिंग गेट की तरफ चल दिया। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी पर वो दोनों नदारद थी। पैसेंजर्स लाइन में थे, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। धीरे धीरे मेरे पीछे लाइन लंबी होती गई। जब मेरा टर्न आया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों तभी आकर खड़ी हुई थी। दोनों सबसे लास्ट में थी, उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका था तो मैं फ़्लाइट की ओर बढ़ गया। फ़्लाइट की ओर जाते हुए मैं सोच रहा था, काश मैं भी लास्ट में होता बोर्डिंग लाइन में। चलो फ़्लाइट में ही मुलाकात होगी। मैं ये बिल्कुल भूल गया था कि सीट्स अलग भी तो हो सकती हैं। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा और वहां पहले से ही दोनों सीटों पर पैसेंजर्स बैठे थे। एक पल को मुझे धक्का सा लगा, फिर मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। फ्लाइट में इधर उधर देख रहा था कि कहीं वो दिख जाए तो मैं अपनी सीट एक्सचेंज कर लूं, पर वो कहीं नहीं दिखी। मैं सिर्फ पीछे सीट पर रख आंखें बंद कर कर बैठ गया। फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो मुझे इंदु याद आ गई। पूरी जर्नी के दौरान मैं आंखें बंद किए इंदु के बारे में सोचता रहा। उसका वह हंसता हुआ प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह उभरता रहा। शायद नहीं, नहीं, अब शायद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। यकीनन ही मुझे इंदु से प्यार हो गया था, जिसका एहसास मुझे इस फ्लाइट में हो चुका था। ये तो इंदु की मासूमियत ने एक पल भी मेरे ख्यालों को नहीं छोड़ा था। पर ज्यों ही फ्लाइट लैंड होने लगी, इंदु का वो घबराया हुआ चेहरा मेरे जहन में उभरा और मेरे होंठों पर मुस्कान तैर गई। फ्लाइट से बाहर आया पर वो नहीं दिखी। अब मुझे सुपर्णा नहीं, बस इंद्राणी को देखना था। इंद्राणी, मेरी इंदु। काफ़ी कोशिश की एयरपोर्ट पर कि वो नज़र आ जाए, पर सब बेकार। ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर था उसका, ना मुझे ये पता था कि वो कहाँ ज्वाइन करने वाली है। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कम से कम कोई इन्फॉर्मेशन तो लेनी ही चाहिए थी। इंदु के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था सिवाय उसके चेहरे के। स्टॉकहोल्म एयरपोर्ट पर मैं इमिग्रेशन की ओर बढ़ा। देखा तो वहाँ लंबी लंबी लाइंस थी। मैंने चारों ओर नज़र घुमाई कि शायद वो नज़र आ जाए, पर इतनी भीड़ थी कि मुझे नहीं दिखी। सोचा जल्दी से यहाँ से फ्री होकर बाहर जाता हूँ, शायद बाहर मिल जाए। तकरीबन सवा घंटा लगा इमिग्रेशन में। फिर मैं लगेज लेने कन्वेयर बेल्ट की ओर बढ़ा। थोड़ी देर वेट किया मैंने, पर मुझे मेरा लगेज नहीं दिखा। मैंने वहाँ खड़े एक कर्मचारी से पूछा तो पता चला कि शायद लगेज स्टोर रूम में रख दिया, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसके बताए अनुसार मैं स्टोर रूम की तरफ गया। वहाँ खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर की मदद से मुझे मेरा लगेज तो मिल गया, पर इस सारी प्रक्रिया में बहुत वक्त लग गया। उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चली थी। बाहर पहुंचा तो कोई मेरे नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था। कंपनी की तरफ से कैब भेजी गई थी। मैं कैब में बैठा और कैब ने मुझे होटल पर छोड़ दिया। होटल पहुंचा तो पूरा बदन थकान से टूट रहा था। फ्रेश होकर मैं सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं था। शायद कुछ जेट लैग और कुछ इंदु से ना मिलने की मायूसी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बस यही सोच रहा था, कहाँ मिलूंगा अब उससे। इतना बड़ा शहर है, उसे ढूंढूंगा भी तो कैसे। लगता है हमारा साथ यहीं तक था। अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकला। ऑफिस कैब लेने आने वाली थी, पर अभी तक आई नहीं थी। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ा हुआ तो स्टॉकहोल्म की ठंड का एहसास हुआ, और एहसास हुआ -3 डिग्री तापमान का। हालांकि मैंने ओवरकोट पहना हुआ था, फिर भी ठंड अपना एहसास करा रही थी। इंतज़ार करते हुए भी इंदु गाहे बगाहे मेरे जहन में आ रही थी, जिसके ख्यालों को मैं झटकने की कोशिश कर रहा था। 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद कैब आ गई। आधे घंटे बाद मैं ऑफिस में था। रिसेप्शन पर जाकर मैंने अपना परिचय दिया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे इंतज़ार करने को कहा। मैं वहीं रिसेप्शन एरिया में सोफे पर बैठ गया। लगभग 10 मिनट हो चुके थे मुझे वहाँ पर बैठे हुए कि सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। दुबली पतली सी, ग्रीन कलर का फॉर्मल ओवरकोट विद ब्लैक जीन्स और हील वाले फॉर्मल शूज। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो रिसेप्शन की ओर बढ़ रही थी। उसे देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया। इंदु, मैं बुदबुदाया। नहीं नहीं, शायद मुझे धोखा हुआ है। फिर उसे रिसेप्शन पर अपना परिचय दिया।
हेलो, आई एम इंद्राणी प्रकाश फ्रॉम इंडिया। उसका नाम सुनकर ये तो कन्फर्म हो गया था कि ये इंदु ही है। पर कहाँ वो फ्लाइट वाली झल्ली इंदु और कहाँ ये आत्मविश्वास से परिपूर्ण इंद्राणी, जिसे देख मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी। उसे भी इंतज़ार करने के लिए कहा गया और वो मेरे पास ही पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। मेरी आंखें तब से अभी तक उसे ही घूर रही थी। जैसे ही वो आकर बैठी मैंने एक्साइटेड होकर कहा, इंदु। फिर अचानक मुझे उसकी एयरपोर्ट पर कही वो बात याद आ गई। इंदु नहीं, इंद्राणी। और मैंने झट से कहा, आई मीन इंद्राणी। मेरे टोकने पर उसने मेरी ओर देखा और देखकर वो भी शॉक्ड हो गई। फिर हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, आप यहाँ? और दोनों हंस पड़े। फिर मैंने कहा, आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ सॉफ्टवेयर्स में, और तुम? मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ फाइनेंस में। क्या इत्तेफाक है, देखिए हम एक ही कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने चहकते हुए कहा। मुझसे मेरी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। प्रत्युत्तर में वो सिर्फ मुस्कुरा दी। मैं और भी बहुत सी बातें करना चाहता था, पूछना चाहता था कि तभी हमें अंदर बुला लिया गया। तकरीबन हाफ डे तक ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ इंडक्शन सेशन चलता रहा। लंच से लगभग आधे घंटे पहले हमें हमारे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में भेज दिया गया। हम एक बार फिर से अलग हो चुके थे। पहले जब अलग हुए थे तो वो अप्रत्याशित था। अचानक से अलग हो गए और पता भी नहीं था फिर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं। पर अब एक तसल्ली थी कि हम फिर तो ज़रूर मिलेंगे। आखिर एक ही ऑफिस में जो थे, इंदु से लंच टाइम में थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मुलाकात हो ही जाती थी। हमने जब ज्वाइन किया था तो क्रिसमस वेकेशन शुरू होने वाली थी। वेकेशन शुरू होने से एक दिन पहले लंच टाइम में ऑफिस फूड कोर्ट में बैठकर सब घूमने का प्लान बना रहे थे। अधिकतर एम्प्लॉयज़ गोथेनबर्ग जाना चाहते थे। गोथेनबर्ग को स्वीडन के क्रिसमस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ एम्प्लॉयज़, जिनमें मैं भी शामिल था और इंदु भी, नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाना चाहते थे। मैंने बहुत सुना था नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में। अंत में हम 6 ही नॉर्दर्न लाइट्स देखने में इंटरेस्टेड थे। सभी के सब इंडियन। स्वीडन में क्रिसमस वेकेशन 20 डेज़ की होती है, 13 जनवरी तक। सबसे पहले हमने रूट पता किया नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। स्टॉकहोल्म से पहले किरुना जाना था, वहाँ से अबिस्को। किरुना जाने के लिए दो तरीके थे, या तो प्लेन या ट्रेन। फ्लाइट लगभग 1.25 घंटे की थी, जबकि ट्रेन की जर्नी करीब करीब 15 घंटे की। किरुना से आगे अबिस्को तक बाय रोड जाना था। तय हुआ कि पहले फ़्लाइट के टिकट्स के लिए ट्राई किया जाए, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था। टिकट मिलेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता था। अगर फ़्लाइट की टिकट नहीं मिलती तब आगे की सोचेंगे, उसके बाद ही अब इसको में होटल वगैरह बुक करवाएंगे। फ़्लाइट की टिकट मिल तो रही थी, पर एक तो क्रिसमस टाइम, उस पर लास्ट मिनट बुकिंग, तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी। सीट्स भी सबकी अलग अलग थी, पर सब जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उसके आगे कुछ और मायने नहीं रखता था। फ़्लाइट और होटल सबकी बुकिंग एडवांस में ही करवा ली गई थी। तय दिन पर हम सब 15-20 मिनट के अंतराल पर एयरपोर्ट पहुँचे। सारे सिक्योरिटी चेक्स से होते हुए हम बोर्डिंग गेट तक पहुँच गए। हम सब साथ ही में थे। यूँ तो सभी एक्साइटेड थे, पर इंदु थोड़ा नर्वस लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ घबराई सी आवाज़ में उसने कहा, और घबराहट को छुपाते हुए मुस्कुराने की असफल कोशिश की। मैं शायद उसकी प्रॉब्लम समझ रहा था, क्योंकि उस दिन फ्लाइट से जाने की बात सुनकर भी वो कुछ परेशान हो उठी थी। प्लीज़ डोंट माइंड, बट डू यू हैव वर्टिगो? मैंने सीधे शब्दों में उससे पूछ तो लिया, पर डर था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। वाट? मेरी बात सुनकर वो एकदम हैरानी से बोली, नो नॉट एट ऑल। वो तो बस टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर थोड़ा सा डर। तपाक से सफाई देते हुए वो एकदम रुक गई और टेढ़ा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ पलट लिया। मैं उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी बात या उसके डर पर मुझे उतनी हंसी नहीं आई जितनी कि उसकी बचकानी हरकत पर, और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, झल्ली कहीं की। उसने सुन लिया और मुझे घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने यूँ दिखाया जैसे मैंने कुछ पता ही नहीं। अनजान बनने की कोशिश मत करिए, उस दिन फ्लाइट में भी आपने यही कहा था। उसकी बात सुनकर मैं हल्के से चौंक गया। अरे, सुन लिया था आपने? तो मेरी सिर्फ आंखें बंद थी, कान नहीं, वो भड़कते हुए बोली। गुस्से में वो एकदम महाकाली का अवतार लग रही थी। अरे बाबा, शांत शांत, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कहा था। मैंने अपनी सफाई दी। और उसने गर्दन झटकते हुए मुंह फेर लिया। तभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम एक एक कर फ्लाइट में पहुंचने लगे। सबकी सीट अलग अलग थी। इंदु की सीट मेरी सीट से 2 सीट आगे थी। अब की बार वो मेरे साथ थी और मैंने ध्यान भी रखा था कि उसकी कौन सी सीट है, ताकि मौका मिलने पर सीट एक्सचेंज की जा सके।
फिर अपनी काली माई को मनाना भी तो था, जो अनजाने में ही मुझसे रूठ गई थी। तो फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही मैं जल्दी से उठा और इंदु के को पैसेंजर से रिक्वेस्ट की सीट बदलने के लिए। वो मान भी गया। इंदु सबसे बाहर की तरफ बैठी थी। विंडो सीट पर भी एक लड़की बैठी थी, शायद स्वीडिश, और मैं फिर से बीच में दोनों लड़कियों के। मैंने इंदु को इशारे से शिफ्ट होने के लिए भी कहा, पर उसने मुंह बना दिया। उधर एयर होस्टेस ने मुझे बैठने के लिए इंसिस्ट किया, क्योंकि फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। नतीजन मैं भी बीच में ही बैठ गया। मुझे फिर से वही फीलिंग आ गई जो इंदु और सुपर्णा के बीच में बैठ कर आई थी। मेरे बैठते ही फ़्लाइट चल पड़ी। इंदु ने गुस्से में मुझे देखते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? यूं ही। अभी इतना ही कहा था मैंने कि फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई और इंदु ने अनायास ही ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके नाखूनों ने फिर से मेरे हाथ को पिंच किया। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी तो इसने ज़्यादा लंबा रन नहीं लिया था। टेक ऑफ होते ही इंदु का ध्यान इस बात पर गया कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। इंदु ने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी सॉरी। मैं मुस्कुरा दिया, पर वो नहीं। फिर मैंने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, इट्स ओके, पर प्लीज़ तुम अपने नेल्स ज़रूर काट लेना। बड़ी ज़ोर से चुभते। ओ, आपको लग गई क्या? उसने कुछ ऐसे पूछा जैसे उसने कितना बड़ा क्राइम किया हो। लगी तो नहीं थी, पर उसे छेड़ने के लिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया, सैड एक्सप्रेशंस के साथ। ओह, कहाँ लगी, दिखाइए तो। और घबरा कर वो मेरे हाथ को उठाकर देखने लगी। उसकी इस हरकत पर मुझे हंसी आ गई। इसी अदा पर तो मरते हैं हम। सच में झल्ली है, ऐसा मैंने मन में सोचा। प्रत्यक्ष कहता तो इस बार मेरे मुंह से झल्ली सुन वो शायद मेरा मर्डर ही कर देती। मुझे हंसता देख उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वो ऊँघने लगी। जैसे ही उसे नींद का झटका आया, उसकी गर्दन फिर से मेरे कंधे पर आ टिकी। पर इस बार मैं इरिटेट नहीं हो रहा था। तुरंत ही वो हड़बड़ा गई और उसने अपना सिर हटा लिया। मैंने धीरे से कहा, इट्स ओके, यू कैन स्लीप हियर। उसने घूरकर मुझे देखा और मुंह बनाकर कहा, नो थैंक्स। फिर वो चुप से बैठ गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैं ही बोला, अरे वो सुपर्णा कैसी है? अच्छी है, इंदु ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। हाँ, अच्छी तो वो है। शी इज़ सच ए नाइस गर्ल। मेरी बात सुनकर इंदु ने कुछ अजीब तरह से मुझे देखा। मैं समझ गया था कि सुपर्णा की तारीफ सुन उसे जलन हो रही थी। मैंने आगे कहा, सुपर्णा इज़ वेरी स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल, वेरी फ्रेंडली बाय नेचर। उस दिन उसके साथ बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। इतना ही मिस कर रहे हो सुपर्णा को तो यहाँ क्या कर रहे हो? उसी के पास जाओ। इंदु चिढ़ते हुए बोली, लगता है किसी को जलन हो रही है। उसे चिढ़ाने में मुझे मज़ा आ रहा था। मुझे क्यों होगी जलन? पर मैंने तुम्हारा नाम कब लिया? मतलब तो तुम्हारा वही था ना। तुम्हें क्या पता मेरा मतलब क्या था? यूँ खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ हम आपसे तुम पर आ चुके थे। मुझे सब पता है। गंगा कहाँ बह रही है? क्या? हा हा हा। उसकी बात सुन मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। कुछ नहीं। और क्या ये घड़ी घड़ी दांत दिखाते रहते हो? वो तुनक कर बोली, तो मेरे दांत हैं मैडम। मैंने उसे और चिढ़ाया। तो दिखाओ फिर, खूब दिखाओ। आई विश तुम्हारे सारे दांत झड़ जाएं। उसने कुछ अदा से आंखें मटकाते हुए कहा, ओह थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। मैंने उसी की नकल उतारते हुए कहा। तभी फ्लाइट लैंड होने की घोषणा हो गई। इतनी जल्दी? ओह नो, आई विश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। मैं ऐसे ही इसे चिढ़ाता रहूं। ओह शिट, आई लव हर सो मच यार। मैं मन ही मन सोच रहा था। लैंडिंग की घोषणा सुन इंदु के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर उसने मुंह बनाकर आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। इतनी देर में फ्लाइट ने जैसे ही ज़मीन को छुआ, इंदु की पकड़ और कस गई। मैंने उसे प्यार से देखा, उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा और मैंने आंखों के इशारे से कहा, मैं हूं ना। तब तक फ्लाइट लैंड हो गई और इंदु ने आर्मरेस्ट को छोड़ दिया। मैंने भी अपना हाथ हटा लिया। किरुना एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हमने टैक्सी हायर की। अब इसको के लिए रास्ते में हमने टैक्सी ड्राइवर से ही पूछ लिया कि नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए कैसे जा सकते हैं। टैक्सी में मैं आगे ड्राइवर के साथ बैठा था और इंदु मेरे एकदम पीछे। वो अपना सिर पीछे सीट पर रख आंखें बंद कर बैठी हुई थी। बड़ी नींद आती है इसको, मैंने मन ही मन सोचा। फिर मैंने ही टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि नॉर्दर्न लाइट्स देखने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। ड्राइवर ने बताया कि बेस्ट व्यू है हिल व्यू। अब इसको में ऑरोरा स्काई स्टेशन है, जो अब इसको टूरिस्ट स्टेशन के पास पहाड़ की चोटी पर स्थित है। पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए केबल कार है, पर उसका किराया लगभग 700 स्वीडिश क्रोना है। दूसरा ऑप्शन है लेक व्यू, जहां पैदल या कार से जाया जा सकता है। वहां झील के किनारे से भी नॉर्दर्न लाइट बहुत लुभावनी लगती है। उसने आगे बताया, अगर केबल कार से जाना हो तो बुकिंग 1-2 दिन पहले करवानी पड़ती है, जिसमें होटल के फ्रंट डेस्क ऑफिसर हेल्प कर देते हैं।
पर अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखेंगी। ऐसे में आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। ड्राइवर की बात सुनकर हम सब ने फैसला किया कि पहले केबल कार से ही ट्राई करते हैं। वैसे भी हमारा 5-6 दिन का प्रोग्राम था, तो उम्मीद यही थी कि हमें ऑरोरा दिख ही जाएगा। नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा बोर्डलेस भी कहा जाता है। लगभग 1-1.25 घंटे में हम होटल पहुंच गए। बुकिंग तो हमने पहले ही कराई हुई थी, 4 सिंगल रूम और एक डबल रूम। इंदु ने पहले ही सिंगल रूम बुक कराया था। हम तीनों लड़कों के भी सिंगल रूम थे, बाकी 2 लड़कियों ने एक डबल रूम लिया था। चारों सिंगल रूम एक ही रो में थे, जबकि डबल रूम हमारे जस्ट सामने था। मेरा और इंदु का रूम साथ साथ था। हमारे रूम की बालकनी भी जो दूसरी तरफ थी, साथ साथ थी। इधर मैं अपनी बालकनी में निकला, उधर इंदु। अब इसको में 5 घंटे का ही दिन होता है, तो जब तक हम होटल पहुंचे अंधेरा घिर चुका था। आज का मौसम एकदम साफ था, आसमान में तारे खिले थे, पर ठंड भी अपने शबाब पर थी। रात का तापमान वहाँ अक्सर तेजी से गिरता है। मैं इंदु को देख हल्के से मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराई। कितनी ठंड है, तुम यहाँ बालकनी में क्या कर रही हो? तुम भी तो बालकनी में ही हो, उसने कहा। मैं तो बस ऐसे ही। कितना साफ आसमान है, नज़ारा भी खूबसूरत है। तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये सब देखना बस तुम ही डिज़र्व करते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ठंड भी बहुत है ना। तो मैंने दोनों हाथ रगड़ते हुए कहा। डोंट वरी, नहीं मरूंगी, वो तपाक से बोली। है पागल हो क्या? बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती क्या? आज बोला सो बोला, पर दोबारा बोला तो? मैं गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ा। मैंने दोनों मुट्ठियां जोर से बंद कर ली और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसा क्या कहा मैंने? दोनों हाथ हवा में उठाकर कंधे उचकाते हुए उसने पूछा। वो हैरान थी मेरे ऐसे रिएक्शन पर। लीव इट। और मैं कमरे में चला आया। कमरे में बैठा मैं सोच रहा था, कैसे समझाऊंगा उसे, क्यों चिल्ला उठा मैं उस पर। मुझे अब बस उसे अपने मन की बात बतानी ही होगी। माना पागल है, एकदम झल्ली सी है, पर आई लव हर सो मच। मैं सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा इंदु है दरवाजे पर। अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। बिना नजरें उठाए दरवाज़ा खोलते ही मैंने बोल दिया, अरे भाई क्या हुआ? हम तो तुझे खाने के लिए बुलाने आए थे। सामने मेरे दोस्त खड़े थे। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। और मैं दरवाज़ा लॉक कर उनके साथ हो लिया। लड़कियां कहाँ हैं? मैंने पूछा। आ रही हैं, इंदु को बुलाकर। हम सब एक ही टेबल पर बैठ गए। ठंड बहुत थी तो हमने एक एक ड्रिंक लिया, पर इंदु ने नहीं। अरे तुम भी लो यार, ठंड से लड़ने में काम आएगी। हम में से एक ने उससे कहा, इसके बिना ठंड में नहीं मर। बोलते बोलते अचानक रुककर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसे ही घूर रहा था। मेरा मतलब है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। बात बदलते हुए उसने कहा। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी नज़र उस पर से हटा ली और उसने भी। पर कनखियों से हम दोनों बार बार एक दूसरे को ही देख रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि उस अपने दिल की बात कैसे कहूँ, और वो शायद ये कि मैंने इस तरह रिएक्ट क्यों किया। डिनर ख़त्म करते करते हम में से एक ने कहा, चलो फ्रंट डेस्क ऑफिसर के पास चलकर केबल कार की बुकिंग के बारे में पता करते हैं। हाँ तो ठीक है चलो, मैंने कहा। भाई हम तो बहुत थक गए हैं, नींद भी आ रही है, तुम जाकर पता कर लो। दोनों लड़कियों का डिनर ख़त्म हो चुका था और वो कहकर कमरे में चली गई। हम बाकी फ्रेंड्स फ्रंट डेस्क की ओर चल दिए। हमने जाकर ऑफिसर से बात की। ऑफिसर ने हमें बताया कि मौसम ख़राब होने का और स्नोफॉल का अलर्ट है, इसलिए अभी बुकिंग को होल्ड पर डाल दो। 3-4 दिन के बाद बुकिंग करवाना। उसकी बात सुनकर हम थोड़ा मायूस तो हुए, पर फिर सोचा कि अगर मौसम सही रहा तो पहले लेक व्यू ट्राई कर लेंगे। इसके बाद दोनों लड़के नाइट रोविंग के लिए बाहर चले गए और मैं और इंदु अपने कमरों की तरफ चल दिए। चलते चलते इंदु की नज़र होटल लॉबी में बनी खिड़की से बाहर पड़ी। वाओ, स्नोफॉल! उसकी बात सुनकर मैंने भी बाहर नज़र डाली। बाहर रुई के फुहारों की तरह धीमे धीमे बर्फ़ गिर रही थी। चलो ना बाहर चलते हैं, इंदु ने कहा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैंने थोड़ा रूडली जवाब दिया। ना जाने क्यों, पर उसकी बालकनी में कही हुई बात को मैं अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। ओके देन, गुड नाइट। और वो बाहर जाने के लिए मुड़ गई। वो लॉबी से होते हुए होटल गेट तक पहुंची ही थी कि मैं भी लपक कर उसके साथ हो लिया। क्या बात है, तुम्हें तो नींद आ रही थी? उसने तंज कसा। हाँ, पर अब नहीं आ रही। मेरी टोन वैसी ही थी। फिर हम चुपचाप चलने लगे। बर्फ़ हमारे कपड़ों पर गिरकर फिसल रही थी। हमने गर्म ओवरकोट पहने थे। बावजूद इसके ठंड की सिरहन अपना एहसास करा रही थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद इंदु ने कहा, बहुत ठंड है, तो वापस चलें? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली ये स्नोफॉल, ये ठंड, आई रियली लव दिस। बोलते हुए वो बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर अपना चेहरा ऊपर कर उस पर गिरती हुई बर्फ़ को महसूस करने लगी। उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर जो ही बर्फ़ पड़ती वो सिहर जाती और धीमे से अपनी गर्दन झटक देती। वो चहक रही थी और मैं उसे निहार रहा था।
मेरा जी चाह रहा था कि उसे बाहों में लेकर अपने सीने से लगा लूं और मैंने महसूस किया यही सही वक्त है उससे अपने मन की बात कहने का। इंदु बिना मेरी ओर देखे उसने कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और चेहरा ऊपर ही था। मुझे कुछ कहना है तुमसे। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। इंदु, वो मुझे कहना था कि आइसक्रीम। मेरी बात काटते हुए वो चिल्लाई। क्या? मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। वो देखो आइसक्रीम, मुझे खानी है, तुम खाओगे? मुझसे पूछते हुए वो उस शॉप की ओर बढ़ चली। अरे सुनो तो, इतनी ठंड में आइसक्रीम? बोलते हुए मैं भी उसके पीछे चल दिया। मुझे तो खानी है, तुम मत खाओ। चलते चलते उसने कहा और शॉप के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे मैं भी। गिव मी ए स्ट्रॉबेरी कॉर्न प्लीज, उसने सामने खड़े वेंडर से कहा। फिर मुझसे पूछा, एंड योर चॉइस? वेनिला, मैंने कहा। कॉर्न लेने के बाद मैं पे करने लगा तो उसने टोका। तुम क्यों पे कर रहे हो? मैं करती हूँ। नो इट्स ओके, ट्रीट समझ लो। ट्रीट बोलकर उसने मुंह बनाया और फिर कहा, ओके नो प्रॉब्लम। तुम खिलाओ या मैं, मतलब तो आइसक्रीम से है। कौन लेकर हम बाहर आ गए। लेट्स बैक टू होटल नाउ, मैंने उससे कहा। ओके फाइन। हम चलते चलते आइसक्रीम खाने लगे। इंदु, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैंने अपनी बात फिर कहना चाहिए। बाद में, लेट मी इंजॉय दिस, वरना तुम बोलते रहोगे और मैं चाहकर भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। विंटर्स एंड आइसक्रीम माय फेवरेट। इस वक्त उसका पूरा ध्यान आइसक्रीम पर था। उसको यूं तल्लीनता से आइसक्रीम खाते देख मैं चुप हो गया। कुछ देर में होटल आ गया। हमारी आइसक्रीम भी ख़त्म हो चुकी थी। होटल की लॉबी से होते हुए हम अपने फ्लोर पर आ गए। चलते चलते मैंने फिर से बात छेड़ी। इंदु, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे हाँ, बाहर भी तुम कुछ कह रहे थे। कहो, क्या कह रहे थे तुम? इस बार इंदु बड़े ध्यान से सुन रही थी। आई लव यू, मैंने बिना वक्त गवाए कह दिया। क्या? वो चौंकी, जो शायद स्वाभाविक था। हाँ इंदु, मिस इंद्रानी प्रकाश, आई लव यू कहते हुए मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो पीछे हट गई। आर यू जोकिंग? नो आई एम सीरियस, मैंने जोर देकर कहा। सीरियस? मिस्टर उत्कर्ष, हमें मिले महीना भी नहीं हुआ एंड यू आर सीरियस? मुश्किल से दो चार बात की होगी। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, और सीधा आई लव यू? तुम्हारा कहना सही है, पर कभी कभी प्यार करने के लिए जानना ज़रूरी नहीं होता। बगैर जाने भी प्यार हो जाता है। मैंने अपनी बात दृढ़ता से कही। आपके लिए नहीं होगा, पर मेरे लिए तो है। मैं आपको नहीं जानती, इसलिए आइंदा मुझसे दूर रहिए, उसने गुस्से में बोला। उसकी आंखें भीग आई थी। कहकर वो सीधा अपने कमरे में घुस गई और गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इंदु, मेरी बात तो सुनो इंदु, मैं बोलता रह गया और तब तक वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मैं ठगा सा खड़ा देखता रह गया। इंदु के यूं मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देने से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं भी अपने कमरे में घुसा और दरवाज़ा पटक दिया। सामने टेबल पर पड़ी बोतल उठाकर मैं एक ही सांस में पूरी बोतल पानी पी गया। पानी पीकर मैंने लंबी सांस ली और बाथरूम में चला गया। चेंज कर मैं बेड पर पसर गया और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा, पर नींद नदारद थी। कानों में इंदु की आवाज़ गूंज रही थी। मैं सोच रहा था, इंदु का इनकार शायद जायज़ था। अभी हम जानते ही कितना थे एक दूसरे को, पर उसका कहने का तरीका और फिर आंखों के आंसू, कहीं इनकार की कोई और वजह तो नहीं। मन कर रहा था अभी जाकर इंदु से खुलकर बात करूं, पर रात बहुत हो चुकी थी। लेटे लेटे जब बेचैनी बढ़ने लगी तो मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगा। टहलते हुए बालकनी में पहुंचा तो ठंड ने हाड़ कपा दिए। वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि नज़र इंदु की बालकनी में जा पड़ी। इंदु वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद जैसे ही उसका ध्यान मेरी ओर गया, उसकी नीली आंखें मेरी आंखों से टकरा गई, पर दो पल के बाद ही वो मुंह फेर कर अंदर चली गई। उसकी आंखें देख मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनमें कितना दर्द है, कि जैसे वो कुछ कहना चाहती है मुझसे। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बिना वक्त गवाए उसके कमरे की घंटी बजा दी। तुम यहाँ क्यों आए हो इस वक्त? जाओ यहाँ से, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, पर मैं ज़बरदस्ती से धक्का देते हुए अंदर घुस गया। मैं जानता था कि यह सही नहीं था, फिर भी कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। तुम इस तरह अंदर क्यों चले आए? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से अभी के अभी, घबराते हुए उसने अटकते अटकते कहा। इतनी ठंड में भी वो पसीने से सरोबोर हो गई थी। मुझे बस तुम्हारे इनकार की वजह जाननी है, फिर मैं चुपचाप चला जाऊंगा, मैंने बिना किसी भूमिका के कहा। वजह मैं बता चुकी हूँ, वो मैं सुन चुका हूँ। अब मुझे असली वजह जाननी है। असली वजह? कौन सी असली वजह? जो मैंने कहा बस वो ही वजह है। अच्छा, अगर सिर्फ इतनी सी ही बात है तो फिर तुम्हारी आंखों में ये दर्द की लकीरें क्यों हैं? मेरा सवाल सुन उसने मुंह फेर लिया और कहा, अच्छा तरीका है वजह पूछने का। पहले ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के कमरे में घुस जाओ और फिर तुम ये उम्मीद करते हो कि कोई तुमसे प्यार करे। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। देखो इंदु,
मेरा यकीन करो, मेरा तरीका गलत हो सकता है पर मेरी नीयत नहीं। मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर उसने मेरा हाथ झटक दिया। यकीन हरकतें नहीं है तुम्हारी यकीन करने लायक, एक बार आजमा कर तो देखो। आजमा के व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए, तुम सब एक जैसे होते हो ना। पहले यकीन दिलवाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब कोई तुम्हारी मीठी मीठी बातों में जाल में फंस जाए तो एक पल में उसका भ्रम तोड़ देते हो। सॉरी टू से, पर अब मुझे किसी को नहीं आजमाना। उसकी बातों से मुझे कुछ कुछ उसके इनकार की वजह समझ आ रही थी। कोई अगर ऐसा है, किसी एक ने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो सब एक जैसे नहीं हो जाते ना। मैंने गुगली फेंकी, तुम क्या जानो मेरे साथ क्या हुआ है, वैसे भी मुझे नहीं जानना कौन कैसा है। अब तुम चले जाओ, मेरा तीर निशाने पर लगा था। मैं समझ चुका था कि उसने गहरी चोट खाई है। ठीक है, प्यार न सही, हम दोस्त तो बन सकते हैं। एक दोस्त के नाते तुम मुझसे अपने दर्द कह सकती हो। वैसे भी कहते हैं ना, बांटने से दर्द कम होता है। मैंने बहुत ही सॉफ्टली कहा, देखो अभी तुम चले जाओ, अभी मुझे कुछ नहीं बताना। आई नीड सम टाइम। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना आई एम विद यू एज ए फ्रेंड। और कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। इंदु के कमरे से तो मैं चला आया, पर नींद मुझे अब भी नहीं आ रही थी। मुझे इंतज़ार था सुबह का, जब मैं इंदु के इनकार का असली कारण जान सकूं। अगली सुबह तक भी रात को जो स्नोफॉल शुरू हुआ था वो अपने शवाब पर था। इतनी भारी बर्फबारी की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। हम सब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हुए। इंदु तब तक नहीं आई थी। सबके चेहरे पर मायूसी थी, क्योंकि इतने ख़राब मौसम में कहीं भी जाना नामुमकिन था। नाश्ता करने के बाद हमने तय किया कि एक बार होटल फ्रंट डेस्क से बात की जाए। अगर वो हमें कैब प्रोवाइड कर दें तो आसपास के लोकल स्पॉट्स देखे जा सकते हैं। पर उन्होंने बताया कि इतनी भयंकर बर्फबारी में रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए कहीं भी निकला नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कस्टमर्स की सुविधा के लिए होटल के टॉप फ्लोर पर उनके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतज़ाम है, जैसे रोलिंग बॉल, क्रिकेट, 3D सिम्युलेटर, जिम वगैरह वगैरह। जब तक बर्फबारी नहीं रुक जाती तब तक हम लोग वहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। इंदु अभी तक नदारद थी। अरे इंदु कहाँ है, उसे भी तो बुला लें, उसने तो नाश्ता भी नहीं किया, सानिया ने कहा। उत्कर्ष प्लीज़ तुम देखो ना इंदु को। चल सानिया, हम बॉल रोल करते हैं, रक्षिता बोलते हुए उसका हाथ खींच कर ले गई। दोनों लड़के पहले ही जा चुके थे। मुझे लिफ्ट से हमारे फ्लोर पर छोड़ते हुए दोनों लड़कियां भी टॉप फ्लोर पर चली गई। लिफ्ट से निकलकर मैंने इंदु के कमरे की डोरबेल बजाई। उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। तुम? मुझे देखकर कुछ हैरानी भरी प्रतिक्रिया थी उसकी। हाँ मैं, क्यों, किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी क्या? मैंने अंदर जाते हुए कहा। हाँ नहीं, मैं वो कुछ बोलते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बताओ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बुलाने आया था। सब टॉप फ्लोर पर गए हैं और तुमने नाश्ता भी नहीं किया है, तो चलो पहले। अभी मैं बोल ही रहा था कि फिर से डोरबेल बजी। इंदु ने दरवाज़ा खोला तो उसका नाश्ता आया था। लड़का ट्रे रखकर चला गया। तुमने नाश्ता कमरे में मंगवाया, पर क्यों? कहीं तुम मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही? मेरे जहन में अचानक से ये प्रश्न आ गया। अब तुम समझ ही गए हो तो प्लीज़ जाओ, इंदु ने सपाट लफ्ज़ों में कहा। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या जानना चाहते हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो मेरा पीछा। वो लगभग रुआंसी हो चुकी थी। पर क्यों? क्या कमी है मुझ में, या फिर ऐसा और क्या कारण है कि तुम मुझे अपनाना नहीं चाहती? मेरी ज़िंदगी इतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। तुम में कोई कमी नहीं, कमी मुझ में है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं अपना सकती। तुम में ऐसी क्या कमी है? प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछो उत्कर्ष, आई बेग यू। अब तक आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। नहीं इंदु, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। तुम समझते क्यों नहीं? उसने खुद को मेरी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। नहीं, मुझे नहीं समझना। मैंने भी थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। तो सुनो, किसी और से प्यार करती हूँ मैं अपनी जान से ज़्यादा। उसकी बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गया और वहीं बेड पर धम से बैठ गया। 2 मिनट बाद मैंने खुद को संभाला और कहा, आई एम सॉरी इंदु, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। तो कौन है वो? कहाँ रहता है? इंडिया में? खुद को संभालने की मेरी कोशिश नाकाम हो रही थी और मैं हड़बड़ाहट में पता नहीं क्या क्या पूछ बैठा था। वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है अब, इंदु ने कहा। मतलब? उसकी बातें अब मेरी समझ से बाहर हो रही थी। मतलब ये कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। उसने छोड़ दिया मुझे बीच मझधार में। धोखा दिया उसने मुझे, पर फिर भी वो मेरे दिल में है। प्यार करती हूँ मैं उससे, उसकी बेवफाई से। वो एक सांस में बोल गई और फूट फूट कर रो पड़ी।
मैंने उसे रो लेने दिया। क्या मिला तुम्हें उत्कर्ष मेरे जख्मों को कुरेद कर? सुबकते हुए कुछ देर बाद उसने कहा। मैंने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाया। पानी पीने के बाद मैंने उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, मुझे खुलकर बताओ इंदु सारी बातें। फिर इंदु ने कहना शुरू किया। उसका नाम रक्षित है, मास्टर्स में था, मेरे साथ ही मेरी क्लास में। पहली नज़र के प्यार जैसी कोई बात नहीं थी हमारे बीच। कॉलेज में पहले कुछ दिन साथ बैठे, कभी कभी नोट्स भी एक्सचेंज कर लेते थे। फिर हम अक्सर साथ बैठने लगे। पहला सेमेस्टर पूरा होते होते हम दोनों ने ही ये महसूस किया कि हम एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन लेक्चर चल रहा था। वो इकोनॉमिक्स की क्लास थी, थोड़ी बोरिंग थी वो लेक्चरर, तो हम लास्ट बेंच पर बैठे थे। क्लास के बीच में ही उसने मुझे कहा, इंद्राणी, आई फील आई लव यू। आई फील द सेम। मुझे तो जैसे इसी पल का इंतज़ार था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से चूम लिया। उसकी उंगलियों की छुअंत कुछ ऐसी थी कि मेरा तन मन पुलकित हो उठा। बस फिर क्या था, दिन रंगीले और रातें रूहानी उठी। प्यार के वादे, कस्में, साथ जीने मरने की आरजू, आंखों में हसीन सपने। कभी साथ घूमने जाते तो कभी मूवी। वो मेरे सारे नाज उठाता। उसके साथ होती तो हमेशा खिलखिलाती रहती मैं। उसने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। हमारे रिश्ते में अक्सर मैं ही रूठती और वो प्यार से मुझे मनाता। इंदु बोलते बोलते चुप हो गई। क्या हुआ, मैंने पूछा। आई हैव हेडेक कहकर वो अपने बैग में मेडिसिन ढूंढने लगी। कुछ खाया नहीं है ना तुमने? लो देखो, तुम्हारी बातों में नाश्ता भी ठंडा हो गया। लो खाओ फटाफट, फिर मेडिसिन लेना। इंदु नाश्ता करने लगी और थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला थम गया। मैं कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते हुए इंदु के नाश्ता कर लेने का इंतज़ार करने लगा। नाश्ता कर लेने के बाद इंदु ने आगे बताना शुरू किया। मैं ऐसा महसूस करने लगी थी कि जैसे मैं इस सारे जहां की महारानी हूँ। खुद से भी ज़्यादा भरोसा करने लगी थी उस पर। फिर वो लम्हा आया जब प्यार में हमने दुनिया जहां की सारी रस्मों को तोड़ दिया। सच पूछो तो उस पर मुझे इतना विश्वास था कि उस वक्त मुझे अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं हुआ था और ना ही किसी का कोई डर था। लगता था कि मेरा हमसफ़र साथ है मेरे, पर कितनी गलत थी मैं। जल्दी रक्षित ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया। अगले कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि जो हमने किया उसका परिणाम मेरे सामने आ चुका था। मैं इस खबर से खुश थी। जब मैंने ये बात रक्षित को बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। वो तुरंत मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा जल्दी ही वो अपने मम्मी पापा से बात कर उनको साथ लेकर मेरे घर आएगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा पर रक्षित नहीं आया। मैं जब भी उसे टोकती वो किसी न किसी बहाने से टाल देता। आजकल आजकल में 2.5 महीने गुजर गए। तभी इंदु के कमरे की घंटी बजी। कमरे की घंटी बजने पर इंदु ने दरवाज़ा खोला। होटल बॉय प्लेट्स लेने आया था। उसके जाने के बाद इंदु ने फिर कहना शुरू किया। उस दिन शुक्रवार था। मैं कॉलेज पहुंची तो रक्षित मालविका के साथ बैठा था। उन दोनों के बारे में गॉसिपिंग तो होती थी पर मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे देख रक्षित मेरे पास आ गया। तुम उसके साथ क्यों बैठे थे? वो बस ऐसे ही कुछ पूछ रही थी। अच्छा छोड़ो उसे, तुम मेरे घर कब आओगे? तुम तो जानते हो कुछ ही वक्त में ये बात सबको पता चल जाएगी। अब ज़्यादा दिन मैं छुपा नहीं पाऊंगी। अरे तो छुपाना क्यों है, मैं जल्दी आता हूँ ना। पर कब? आज क्या है, फ्राइडे ना। मैं संडे शाम को आता हूँ अपने मम्मी पापा को लेकर। सच? तो मैं अपने घर पर बता दूँ ना कि तुम आने वाले हो? हाँ बिल्कुल बता दो, और देखो अच्छे से खातिरदारी करना, आखिर हम लड़के वाले हैं। उसने हंसते हुए कहा तो मैं भी हंस पड़ी। चलते चलते भी उसने मुझसे वादा किया कि वो आएगा। संडे को हम सब उसका इंतज़ार करते रहे पर वो नहीं आया। मैंने बार बार उसे फ़ोन लगाया पर उसने नहीं उठाया। अगली सुबह गुस्से से भरी हुई मैं कॉलेज पहुंची। जब क्लास में गई तो देखा कि वो मालविका के पास बैठा था। मुझे लगा था कि वो मेरे पास आकर अपनी सफाई देगा और आकर अपने किए की माफ़ी मांगेगा, पर मुझे देखकर भी वो टस से मस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं ही जाकर उससे बात करूं, लेकिन तभी मैम क्लास में आ गई। क्लास शुरू हो चुकी थी। मैं गुस्से से उसे घूर रही थी पर उसका ध्यान बस मालविका पर था। क्लास ख़त्म होते ही मैं उसकी तरफ बढ़ी। रक्षित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहो। यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो, जो कहना है यहीं कहो। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। तुम कल आए क्यों नहीं मेरे घर? वो क्या है ना कि कल मेरी मालविका के साथ सगाई थी। ये सुनकर मेरी आंखें छलछला आई। पर तुम तो मुझसे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बड़ी मुश्किल से मैं बोल पाई। तुम, हा हा हा। तुम जैसी तो हजारों घूमती हैं आगे पीछे, तो क्या सबसे शादी कर लूं?
माई गर्ल इज़ मालविका कहकर उसने मेरे सामने ही मालविका का हाथ चूम लिया। लेकिन ये मैंने इशारों में ही उसे कहना चाहा। डोंट वरी, मैं एक गायकोलॉजिस्ट को जानता हूँ जो मिनटों में तुम्हारा इस मुसीबत से पीछा छुड़ा देगी। उसने फुसफुसाकर मेरे कान में कहा और बेशर्मों की तरह हंसने लगा। इससे ज़्यादा बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर पाई और खून का सा घूंट पीकर वहाँ से चली गई। मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजे जा रही थी और पिघले शीशे सी चुभ रही थी। क्लास से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं खुद को संभाल नहीं पाई और मेरा पैर फिसल गया। इसके साथ ही मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए भी मेरी आंखें उसी का रास्ता तक रही थी, पर वो नहीं आया और मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसके बाद मैं सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के लिए ही कॉलेज गई। दिखता था वो मालविका के साथ, पर मुझे इग्नोर कर देता था। बस जैसे तैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिए। बाद में सुना था कि उसकी और मालविका की शादी हो गई। 2 साल हो गए इन बातों को। सच पूछो तो उत्कर्ष, मैं उससे भाग कर ही यहाँ आई हूँ। मेरे मम्मी पापा को तो आज तक इस हादसे के बारे में नहीं पता। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि रक्षित ने मेरा दिल तोड़ा। आगे क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसके साथ ही कमरे में खामोशी पसर गई। 5 मिनट तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। उसके साथ जो हुआ उसके लिए उसे सांत्वना दूं या फिर जिस बेबाकी और ईमानदारी से उसने अपने रिश्ते को मेरे सामने खोलकर रख दिया था, उसके लिए उसकी तारीफ करूं। जो भी हो, पर एक बात तो तय थी। उसके बारे में जानने के बाद भी मुझे उससे प्यार था। वो शायद मेरे कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी और मैं अपने ही ख्यालों में खोया था। इतनी देर में हमारे फ्रेंड्स हमें ढूंढते हुए वहाँ आ गए। अरे उत्कर्ष, तुम इंदु को ढूंढने आए और खुद खो गए। देखो मौसम खुल गया है, चलो कहीं निकलते हैं, साइट सीन करते हैं। सानिया ने कहा। हाँ हाँ चलो, कहते हुए मैं खड़ा हो गया। सब लोग आगे निकल गए और मैंने इंदु के पास जाकर धीरे से कहा, आई स्टिल लव यू। पागल हो क्या? इंदु ने चौंकते हुए कहा। उसे शायद मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम जो भी समझो और तुम भी समझो, प्यार से पहले आता है भरोसा, और अब मैं वो किसी पर नहीं कर पाऊंगी। तुमने क्या सबको एक जैसा समझ लिया है? तुम हाँ तो करो, बहुत जल्द भरोसा भी कर लोगी। अरे तुम लोग चलो भी, क्या हो गया? सानिया ने वापिस आते हुए कहा। हाँ हाँ चलो, मैं उनके साथ हो लिया। चलते चलते मैंने पीछे मुड़कर देखा। इंदु अभी भी अपनी जगह पर जड़वट खड़ी मुझे घूर रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ आंख मारी और बाहर निकल गया। जाकर हमने फ्रंट डेस्क से बात की। उन्होंने हमें कैब प्रोवाइड कर दी और हम साइट सीन के लिए निकल पड़े। सब बर्फ़ में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले बनाकर फेंक रहे थे। पर इंदु कुछ गुमसुम हो गई थी। वहाँ पर डॉग स्लेड भी थी। उन सब पर बैठकर बर्फ़ में घूमने निकल गए। मैं इंदु के पास रुक गया। तुम्हारा सिर दर्द कैसा है अब? मैंने इंदु से पूछा। तुम दूर रहो मुझसे। अरे मैं तो बस तुम्हारी तबीयत पूछ रहा था। पर क्यों? देखो जी, मुझे बेचारी मत समझना। उसके बर्ताव में अचानक बदलाव आ गया। छुई मुँह से फिर से काली माई बन गई वो। हा हा। अरे मैं क्यों समझूंगा तुम्हें बेचारी? पर अब तुम अपनी सूरत लटका कर रखोगी तो किसी को भी सिंपैथी हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं सिंपैथी दिखाने की। मैं तो तुम्हारे लिए रुका और तुम उल्टा मुझसे ही उलझ रही हो। मैंने नहीं कहा रुकने के लिए हूँ, पर मेरी मर्ज़ी, मैं तो रुकूंगा तो मैं ही चली जाती हूँ। और जाकर वो डॉग स्लेड पर बैठ गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया और उसकी स्लेड पर बैठ गया, क्योंकि वो 2 सीटर थी और स्लेड वाले लड़के ने उसे अकेले ले जाने से मना कर दिया। मेरे बैठने के बाद वो उतरना चाहती थी, पर तब तक स्लेड आगे बढ़ चुकी थी। जैसे ही स्लेड ने गति पकड़ी, इंदु और मैंने हैंडल्स जोर से पकड़ लिए। तुमने कभी पहले ऐसी राइडिंग की है? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। नहीं, उसने भी चिल्लाकर कहा। मैंने भी नहीं। तभी स्लेड ढलान पर आ गई और उसकी स्पीड और बढ़ गई। अब हम दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर हाथ छूटता तो पता नहीं हम गिरकर कहाँ पहुँच जाते। बस हम लुढ़कते जा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। जब स्लेड रुकी हम पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके थे। स्लेड राइड का अनुभव बहुत ही अनोखा था और रिस्की भी, पर मज़ा खूब आया। गिरते पड़ते हम अपनी टीम के पास पहुंच ही गए। अंधेरा होने को था। हम सब वापस होटल आ गए। चूंकि मौसम साफ था तो हम सब ने ऑरोरा देखने का प्लान बना लिया। केवल कार की टिकट तो इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं थी, तो हमने लेक व्यू का ही प्लान बना लिया। होटल ने हमें वहां तक जाने के लिए कैब और गाइड दोनों प्रोवाइड कर दिए। उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि हम एक्स्ट्रा गर्म कपड़े पहन लें, हाथों में मिटनेस और ग्लव्स भी, क्योंकि रात का टेम्परेचर तेज़ी से गिरता है और ठंड बहुत बढ़ जाती है। सारी तैयारी करने के बाद हम निकल पड़े ऑरोरा देखने। लगभग पौन घंटे बाद हम लेक के पास थे। 9 बज चुके थे जब हम वहाँ पहुँचे। आज का ऑरोरा टाइम लगभग 10 से 1 बजे का था। गाइड के कहे अनुसार हमने अपने कैमरे वगैरह सब सेट कर लिए।
हम सबके पास कैमरास थे तो हमने उन्हें अलग अलग एंगल्स पर सेट किया। आसमान एकदम क्लियर था, तारे जगमगा रहे थे। बस अब हमें इंतज़ार था ऑरोरा के शुरू होने का। हम सब ने आसमान पर टकटकी लगा रखी थी। कुछ देर में हल्की रंग बिरंगी रोशनी बिखरनी शुरू हो गई। धीरे धीरे रोशनी गहराने लगी। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। नीली पीली संतरी हरी गुलाबी रोशनी से भरा आसमान रोशनियों को समंदर लग रहा था। वो रोशनियां धरती पर मानो बरस रही थी। क्या होती है नॉर्दर्न लाइट्स और क्यों सब इन्हें दूर दूर से देखने आते हैं, ये बात इन रोशनियों को देखकर समझ आ रही थी। हमने भी जैसे ही उन रोशनियों की छटा देखी, हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए। क्या अनोखी छटा थी प्रकृति की। इतनी सारी झिलमिलाती रोशनी और इंदु का साथ मैं बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। कैसा लग रहा है इंदु, जो मेरे पास ही खड़ी थी, मैंने पूछा। बहुत ही अच्छा, मैंने पहले कभी ऐसा मनोरम दृश्य नहीं देखा। इंदु बस बोले जा रही थी। वो पूरी तरह से ऑरोरा में डूबी हुई थी। इंदु, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लगता है ठंड तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है और तुम कुछ भी बोल रहे हो। उसकी आवाज़ में थोड़ा सा व्यंग्य था। नहीं इंदु, सच में, विल यू मैरी मी? मैं तुमसे मना कर चुकी हूँ। बार बार बोलकर मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मुझे चैन से ये पल इंजॉय करने दो। उसने मुझे दो टूक कहा और वो फिर से ऑरोरा देखने में खो गई। इतनी जल्दी तो मैं हार नहीं मानूंगा। अपने प्यार का यकीन तो मैं तुम्हें दिला कर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। मन ही मन सोचते हुए मैं भी उन रोशनियों को देखने लगा। झील के किनारे से हम ऑरोरा देख चुके थे। अब पहाड़ की चोटी से देखने की हसरत थी। अभी हम 3-4 दिन थे अबिस्को में, तो होटल वापस आकर सबसे पहले हमने केबल कार बुक कर दी। अगले दिन मौसम ने फिर करवट पलट ली। फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। अब की बार तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था मौसम। मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी हो चुका था। बाहर निकलने की मनाही थी। अभी हमें ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि 3 दिन में मौसम खुल ही जाएगा। हम सब होटल में ही रहे और टॉप फ्लोर पर टाइम पास करते रहे। इंदु मुझे अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे भी सबके बीच में उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। मैं अंदर ही अंदर झटपटा रहा था। पूरा दिन बीत गया था जब मैंने इंदु से कोई बात नहीं की थी। मेरा मन पूरी रात बेचैन रहा। अगली सुबह भी मौसम जस का तस था। हम फिर ऊपर वाले फ्लोर पर चिल करने पहुंच गए। पहले हम सब गेम जोन में गए। दोनों लड़के टेबल टेनिस खेलने लगे। इंदु और सानिया बॉलिंग करने लगी। रक्षिता वीडियो गेम खेलने लगी और मेरा तो कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा था, तो मैं बस कॉफ़ी पी रहा था और इंदु को देख रहा था, जबकि उसका ध्यान मुझ पर नहीं था। थोड़ी देर बाद सानिया वहां से हट रक्षिता के पास जाकर बैठ गई। इंदु को अकेला देखकर मैं उसके पास जा पहुंचा। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैंने बेसब्री से पूछा। नहीं तो, उसने बहुत ही शालीनता से बॉल को रोल करते हुए कहा। पर उसकी बॉल टारगेट तक पहुंची नहीं और उसके मुंह से निकला, ओ नो। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, कहते हुए जो ही मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे, सब पीछे हटते हुए कहा। इंदु, मुझे एक मौका तो दो, ताकि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं मेरी मोहब्बत का। अच्छा ठीक है, शादी करनी है ना तुम्हें मुझसे? अभी इसी वक्त करोगे? उसका ये सवाल मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मुझे खामोश देख उसने टोका। क्यों, क्या हुआ? बस निकल गई सारी मोहब्बत? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए अब से इस झूठी मोहब्बत का दम मेरे सामने मत भरना। बोलकर वो वहाँ से चली गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 पल बाद में जैसे नींद से जागा और बुदबुदाया, ऑफ कोर्स करूँगा। ओह शिट। उसने मेरी खामोशी को गलत समझ लिया। मैं उसके पीछे भागा, पर तब तक वो सानिया और रक्षिता के पास जाकर वीडियो गेम में उलझ चुकी थी और उनके सामने मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। मैं उससे कहना चाहता था कि मैं उससे शादी करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त तैयार हूँ। मुझे बस कुछ तन्हाइयों की तलाश थी, दिल की बात कहने के लिए। पर मेरी काली माई तो कोई मौका ही नहीं दे रही थी। जब देखो दोस्तों में बिजी। तीसरे दिन भी मौसम नहीं खुला था। आसमान यूं टूटकर धरती पर बरस रहा था, जैसे उसे पिघलाकर ही मानेगा। मौसम सुधरने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। मायूसी थी हम सबके चेहरे पर और नजरें आसमान पर। हमें लगने लगा था कि अब हिल व्यू से ऑरोरा देखे बिना ही वापस लौटना पड़ेगा। सबकी तरह मैं भी मायूस था, शायद उन सब से कुछ ज़्यादा ही। पर मेरी मायूसी की वजह कुछ अलग थी। मुझे इंदु से अपनी बात जो कहनी थी। जैसे जैसे लम्हे गुजर रहे थे, वैसे वैसे मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी। बेचैन सा मैं होटल के गेम जोन में चहलकदमी कर रहा था, जबकि बाकी फ्रेंड्स अपने अपने तरीके से टाइम पास कर रहे थे। मुझे इस तरह बेचैन देख रक्षिता ने टोक ही दिया। उत्कर्ष, क्या हुआ तुम्हें? कुछ अनमने से दिख रहे हो।
अरे यार आजा चिल कर, अब मौसम नहीं खुला तो क्या कर सकते हैं, दूसरे ने कहा। पर इंदु, उसने तो मुझे देखा तक नहीं। उनकी बातों पर मैं बस मुस्कुरा दिया। लगभग 5 बजे मौसम ने करवट पलटी, बर्फबारी कम हो गई, हम सबकी उम्मीदें फिर से जाग गई। 8 बजने तक बादल भी छट गए और तारे खिल उठे। वैसे तो सभी एक्साइटेड थे, पर मैं कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा था। मुझे ऐसी उम्मीद लग रही थी कि मुझे अब इंदु से बात करने का मौका मिल ही जाएगा। उतावलेपन में मुझसे कुछ खाया भी नहीं गया। 9 बजे के आसपास हम सब निकल गए औरोरा स्काई स्टेशन के लिए। वहां जाकर नीचे ही हमें स्पेशल बॉडी वार्मर सूट्स पहनने के लिए दिए गए। वहां जाकर हमें एक और सरप्राइज मिला, जो असल में किसी शौक से कम नहीं था। हम सब ने सोचा था कि केबल कार क्लोज्ड होगी, पर वो ओपन चेयर कार थी, जिसमें एक चेयर कार में 2 ही जन बैठ सकते थे। इसलिए हमें स्पेशल सूट दिए गए थे। एक एक कर हम कार में बैठने लगे। मैं भगवान से मन ही मन दुआ मांग रहा था कि मेरे साथ इंदु ही बैठे, और भगवान ने मेरी सुन भी ली। अपने ग्रुप में हम दोनों ही लास्ट में थे और हम साथ में ही बैठे एक ही चेयर कार में। फिर कार ने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही कार चली, हल्का सा झटका लगा। इंदु ने कसकर हैंडल पकड़ लिया। -30 डिग्री टेम्परेचर में रात का समय अपने आप में एक रोमांच का एहसास करा रहा था। ठंड भी लग रही थी, ना चाहते हुए भी दांत किटकिट कर रहे थे। इतना सुनसान रास्ता कि डर भी डर कर भाग जाए, और इतनी खामोशी कि सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुंचे, मैंने दांत किटकिटाते हुए इंदु से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम कहो तो अभी इसी वक्त। और तभी झटके से कार रुक गई। क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? लगता है कार को भी तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, इसलिए रुक गई। इंदु ने उम्मीद से ज़्यादा शांत शब्दों में कहा। इतनी शांति की उम्मीद नहीं थी मुझे अपनी काली माई से। शायद ये ठंड की शांति थी। इंदु ने अपनी बात ख़त्म की ही थी कि कार फिर चल पड़ी। पर कार को तुम्हारी बात पसंद आई है, देखो फिर से चल पड़ी। तो बताओ कब करनी है शादी? मेरी बात का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ पल जवाब का इंतज़ार करने के बाद मैंने फिर टोका, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बताओ कब करोगी शादी? क्या शादी शादी कर रहे हो? इंदु एकदम चिल्ला पड़ी मुझ पर, और केबल कार फिर से रुक गई। अरे अरे, नाराज़ क्यों हो रही हो? देखो कार भी तुमसे डरकर रुक गई। इंदु ने मुंह बना दिया। देखो इंदु, उस दिन जब तुमने होटल के गेम जोन में मुझसे पूछा था तो मैं एकदम जवाब नहीं दे पाया, और उसके बाद तुमने मौका ही नहीं दिया। बस तब से तुम्हारे सवाल का जवाब मन ही मन रट रहा हूँ। तुम जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इससे पहले इंदु कुछ कहती, हमारी कार चल पड़ी। देखो अब की बार कार को मेरी बात पसंद आ गई है। तभी कार ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगी और फिर जस की तस रुक गई। हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, पर कार नहीं चली। हम समझ गए कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था, और पता नहीं था कि ये कब तक चलेगी। 20 मिनट का तो रास्ता था, और अब हम 20 मिनट से यहीं लटके हुए थे। इंदु का तो मारे घबराहट के बुरा हाल था। घबरा तो मैं भी रहा था, पर इंदु के सामने दिखाना नहीं चाहता था। क्या सिचुएशन है ना, आधी रात को हम हवा में लटके हैं साथ साथ। मैंने तनाव कम करने के लिए कहा। ऐसे वक्त में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इंदु चिढ़ते हुए बोली। अरे मैं तो तनाव कम कर रहा था। ऐसे कम होगा तनाव फालतू जोक्स क्रैक करने से? तो शादी कर लेते हैं अभी, शायद कम हो जाए। उफ, पागल हो क्या तुम? इंदु ने झल्लाते हुए कहा। इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ, ऐसा ना कहो, कहीं ये कार चले ही ना। चुप रहो, तुम पहले ही जान पर बनी है। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने छुड़ाने की कोशिश की तो मैंने और कसकर पकड़ लिया और कहा, अरे अरे, ज़्यादा मत हिलो, नीचे गिर जाओगी। मेरी बात सुन। वो शांत हो गई और बोली, मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं इंदु, मैंने यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। अब जो पकड़ा है तो हमेशा के लिए। मेरी बात सुन। वो एकटक मुझे देखने लगी। मैंने अपनी दोनों आंखें धीरे से बंद कर आंखों ही आंखों में उससे कहा, मैं हूँ और रहूँगा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ। और उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया मैंने। इंदु की आंखें भर आई। मेरी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही। मैंने अपना दूसरा हाथ गर्दन के पीछे से उसके कंधे पर रख उसे अपनी ओर खींच लिया। वो भी टूटकर मेरे आगोश में छुप गई। ये उसका मुंह इकरार था। और तभी केबल कार ने झटका लिया और चल पड़ी। केबल कार झटके लेते लेते अंततः हिल टॉप पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही सब फ्रेंड्स ने आकर हमें घेर लिया। इंदु, उत्कर्ष, तुम दोनों ठीक हो? सानिया ने पूछा। हाँ हम ठीक हैं, और तुम सब? इंदु ने उत्तर दिया। हाँ, यहाँ पहुँचने के बाद ठीक है, वरना केबल कार बंद पड़ते ही तो जान निकल गई थी।
इतनी ठंड में बीच हवा में लटके थे, हाथ पैर दिमाग सब सुन पड़ गए थे। रक्षिता ने कहा, वाकई यहाँ आकर थोड़ी राहत महसूस हो रही है, थ्रिल से भी और ठंड से भी। मैंने कहा, आज तो अच्छा खासा एडवेंचर हो गया। दोनों लड़के एक स्वर में बोले और हम सब हंस पड़े। वहाँ हिल टॉप पर एक्चुअली एक कैफ़े था जो कि आर्टिफिशियल वार्म था, इसलिए हम सभी को वहाँ पर राहत महसूस हो रही थी। हम वहाँ पहुँचे तो ऑरोरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। हम सब बातें कर ही रहे थे कि बातें करते करते इंदु की नज़र सामने बन रहे ऑरोरा पर पड़ी और वो एक्साइटेडली चिल्लाई, वाओ हाउ अमेजिंग दीज लाइट्स आर। इंदु की बात सुनकर जैसे ही हमने बाहर देखा, हम देखते ही रह गए। यहाँ से ऑरोरा व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आसमान में रंग बिरंगी रोशनियाँ यहाँ से ज़्यादा झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्षितिज पर आकाश और धरती के बीच रंग बिरंगा इंद्रधनुषी पुल बना हुआ हो। जी तो चाह रहा था कि हाथ बढ़ाकर छू लें उन्हें, पर काश ये मुमकिन होता। हम सब ने जल्दी से अपने कैमरे सेट किए ताकि औरोरा का बेस्ट हिल व्यू कैप्चर कर सकें। कुछ देर लाइट्स को जी भरकर निहारने के बाद हमने एक एक कॉफ़ी ली और तनमनियाते से बैठकर रंग बिरंगी कुदरती माया में खो गए। मैं और इंदु साथ साथ एक बेंच पर बैठ गए। तो बताओ क्या ख्याल है? कॉफ़ी सिप करते हुए मैंने पूछा। क्या ख्याल है मतलब? उसने कुछ चौंकते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अरे वही, मैंने उसे छेड़ा। वही क्या? थोड़ा सा झल्लाने लगी वो। अरे बताता हूँ बताता हूँ। अब तक मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी पर उसकी बाकी थी। पहले कॉफ़ी तो ख़त्म कर लो। मेरी बात सुनकर उसने जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म कर दी और बोली, अब बताओ। ओहो क्या बेसब्री है। मैंने उसे फिर छेड़ा। उत्कर्ष देखो जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं अपना इरादा बदल दूंगी। उसने चुटकी ली। अरे बाबा ऐसा गज़ब मत करना वरना मेरा क्या होगा। फिर मैं अपनी जगह से उठा और उसके सामने नीचे बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मैंने उससे पूछ लिया, मिस इंदु इंद्राणी प्रकाश, इन रंग बिरंगी रोशनियों को साक्षी बनाकर आज मैं तुमसे पूछता हूँ, विल यू मैरी मी? मेरी बात सुन इंदु शर्मा कर इधर उधर देखने लगी और फुसफुसाई, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। अब तक हम सबके आकर्षण का केंद्र बन चुके थे। मिस इंदु, जो प्यार करते हैं वो किसी से नहीं डरते। तो अब तुम्हारे जवाब की बारी है। सब फ्रेंड्स चीयर करने लगे। इंदु इंदु इंदु। दो पल सोचकर हंसते घबराते हुए इंदु ने कहा, यस आई विल। सब चिल्लाने लगे और इंदु और मैं एक दूसरे के आगोश में समा गए। क्या खूबसूरत समा था। इंदु मेरे साथ थी, मेरे पास थी, मेरी बाहों में, और दूर क्षितिज पर बिखरी रंग बिरंगी रोशनियां हमारे प्यार की गवाह बनी। एक बजते बजते औरोरा स्काई स्टेशन बंद हो गया और हम केबल कार से वापस उतर आए। होटल आते आते 2:30 बज गए थे। सब बुरी तरह थक चुके थे तो अपने अपने कमरों में जाते ही निढाल हो गए। पर आज मैं इतना खुश था कि मेरी नींद ही उड़ गई थी। अगले दिन शाम की हमारी किरुना से फ़्लाइट थी। होटल से हमने सुबह ही चेकआउट कर दिया और बाय रोड किरुना जा पहुंचे। किरुना से स्टॉकहोल्म की फ़्लाइट में भी मैं और इंदु साथ साथ ही बैठे। वैसे तो रक्षिता की सीट थी, पर मेरे बिना बोले ही उसने एक्सचेंज कर ली और मन बंद मुस्कुराते हुए वहाँ से उठकर मेरी सीट पर चली गई। जैसे ही फ्लाइट चली मैंने हंसते हुए इंदु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने भी हंसते हुए उसका हाथ मेरे हाथ में रख दिया और फ्लाइट टेक ऑफ होते ही मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। प्रत्युत्तर में मैंने भी उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। उसने मेरी ओर देखा और मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और फ्लाइट हमें लेकर उड़ चली बादलों के पार।